तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी का केस रिजर्व हुए बहुत दिन हो चुका है और अब इसके आर्डर की प्रतीक्षा बेसब्री से छात्र कर रहे हैं। स्पेशली राजस्थान के छात्र तो बहुत ही तेजी के साथ आंखें गड़ाए बैठे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा, क्योंकि वहां रीट वगैरह का काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों रीट का एग्जाम हो भी जाए नहीं भी हो जाए, इससे फर्क सुप्रीम कोर्ट को नहीं पड़ता है, क्योंकि अंडर कंसिडरेशन सारी चीजें हैं। जो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी है वो सारी भर्तियां हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने आदेश में कह चुके हैं, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आएगा, इसको लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन है। तो एक चीज हमने हमेशा से स्पष्ट की है, जिस दिन आदेश रिजर्व हुआ था उसी दिन हमारे द्वारा बताया गया था कि इस आदेश में समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। कुछ लोगों का कहना था कि जनवरी लास्ट तक ही आ जाएगा। अरे भाई, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, पूरे देश का मामला है, करोड़ों छात्रों से के मतलब भविष्य का ये मामला है। एनसीटी, एमएचआरडी, बीटीसी, डीएलएड, डिफरेंट स्टेट, सारा इतना बड़ा मुद्दा है और इसको बहुत ही कह लें कि पेचीदा विषय है, और इसी वजह से इस मैटर पर फैसला आने में अभी भी टाइम लगेगा। और जो एडवोकेट से संपर्क है उसके आधार पर ये चीज़ें निकल के आई हैं कि फेब लास्ट तक इसकी पॉसिबिलिटी है, यानी कि इसकी उम्मीद है। फाइनली कब आएगा कोई नहीं जानता है। और दोस्तों देखा जाए तो मार्च मिड तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन रिजल्ट के पहले बीटीसी के फैक्ट्स गलत निकले हैं। बीटीसी के जिन एडवोकेट्स ने सबमिशन रखे वो सबमिशन सरासर यहां से गलत निकल के आ रहे हैं, और इस वजह से कुछ मामला जो है देखा जाए तो रिटन सबमिशन पर भी डिपेंड कर रहा है। चूंकि रिटन सबमिशन जो भी गए हुए हैं उनकी प्रॉपर स्टडी होगी, उनकी फैक्ट्स की कह लें कि जो सत्यता है उसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार जो आपने अनकोट बोला वो फैक्ट्स में सही है या नहीं भी। तो चलिए दोस्तों, बीटीसी के जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा यही कहा गया था कि जो 28 जून 2018 की गाइडलाइंस है एनसीटी की, वो बिना प्रॉपर एग्जामिनेशन के, बिना एक्सपर्ट कमेटी की राय के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के फॉलो किए बगैर ये चेंजेस लाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लेटर्स सामने हैं जिनसे आप लोग खुद वाकिफ होंगे और हम भी, और पढ़ेंगे, जांचेंगे, समझेंगे कि आखिरकार जो आरोप लगाए गए थे वो सही हैं या गलत हैं। ये दोस्तों लेटर है एनसीटी की तरफ से, देख सकते हैं 28 जून 2016 का। इसमें साफ तौर पर यहां पर लिखा गया है कि it may also be mentioned that your request for recruiting candidates with B.Ed for primary teacher is also under consideration by NCT. The NCT is in the process of constituting an expert committee. साफ तौर पर एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही गई है, to examine the issue to explore feasibility for appointment of B.Ed candidates at primary level by changing। बहुत ही मस्त यहाँ पर मुद्दा है जो यहाँ पर बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से कहा गया कि पेडागोजी, स्पेशली कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि बीएड की पेडागोजी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बाय चेंजिंग द सिलेबस इन to include the child pedagogy at taught for DLED we shall inform as and when such changes are effective in future। तो दरअसल बात इसमें दोस्तों ये लिखा गया था संजय अवस्थी IRS के द्वारा ये 28 जून को, और इसमें लिखा गया है केवीएस को ये लेटर। ठीक है, केवीएस ने कहा था कि बीएड को ले लीजिए, चूंकि हमारे पास जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं टेट उत्तीर्ण और जो पास आउट कैंडिडेट हैं वो कम जा रहे हैं,
इस वजह से बीएड को भी ले लीजिए जिससे कि हमारी वैकेंसी भर जाए। तो इसमें ऐसा नहीं है, 2016 में ये मैटर चल रहा था और ये चीजें एनसीटी एनालाइज कर रही थी, और जिस लेटर के आधार पर यह कहा गया कि इस लेटर के आधार पर चेंज हुआ है, 30 मई 2018 का लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी की तरफ से टू द चेयरपर्सन ऑफ एनसीटी हंस भवन बहादुर शाह जफर मार्ग, ये लिखा गया था। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो आपको पॉइंट नंबर 3 दिखाते हैं, एनसीटी वाइड देयर लेटर नंबर, ये सब लिखा है। Further, in view of the facts presented by the Commissioner KV, since the NCT did not have any objection to permit KV schools to recruit primary teachers with higher qualification, then there should be no objection। देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि एनसीटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बीएड कैंडिडेट्स को केवीएस के अंदर लेने में। तो ऐसे में एमएचआरडी ने क्या कहा था, देन देयर शुड नो ऑब्जेक्शन टू एक्सटेंडिंग दिस टू अदर स्कूल्स। भाई जब केबीएस में आपने सारे अध्ययन करने के बाद बीएड को एलिजिबल कर दिया, तो यहां पर इन्होंने फोर्स नहीं किया है, साफ तौर पर देखिए, देन देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन, यानी कि इसको और लेवल्स पर और स्टेट्स पर और स्कूल्स तक अगर हम वाइडर वे में ले जाएं तो देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहा गया कि आप इसको कर ही दीजिए। और यही बीएड के एडवोकेट पीएस पटवालिया साहब ने कहा है कि यहां पर जो कह लें कि एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सलाह दी है और ऐसा पावर भी है एनसीटी एमएचआरडी के पास। यहां पर साफ तौर पर एक पॉइंट मैंने यहां पर पढ़ा था, अच्छा आगे ही दिया है आई थिंक, यहां पर ये देखिए, एमएचआरडी अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993, एनसीटी रेगुलेशन 25/8/2010 डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर टू बी अपॉइंटेड एट प्राइमरी लेवल क्लासेस 1 to 5 शैल बी अमेंडेड टू इंक्लूड दैट। यहां पर ये चीज इन्होंने अपना जो है पावर के अकॉर्डिंग एक अनुशंसा दी थी कि बीएड को इस प्रकार से रख लिया जाए, ठीक है। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू अमेंड द एनसीटी रेगुलेशन मे प्लीज बी सबमिटेड टू मिनिस्ट्री, दिस मे प्लीज बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। और फिर इन्होंने कहा कि एक जो ड्राफ्ट है बीएड को शामिल करने का, वो आप जो है जल्द से जल्द भेज दें, जिससे कि जो कह लें कि देखिए इसमें एक मुद्दा और बताया गया, यहां पर देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स भी ला रहे थे। तो द एग्जिस्टिंग जो डीएलएड बीएड कोर्स विल बी फेज्ड आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कि कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद जो डीएलएड है, बीएड है, वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के साथ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएगा, लोग इसको करना बंद कर देंगे, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स ही करेंगे। भाई उनको क्या जरूरत है 2 साल का डीएलएड और बीएड करने की, जब उसमें ग्रेजुएशन और साथ ही साथ बीएड साथ ही साथ हो जा रहा है। तो ये सारी चीजों को रखते हुए इन्होंने जो है एक रिक्वेस्ट करी थी एनसीटी से, और एनसीटी ने फिर देखिए यहां पर 30 मई के इनके लेटर के बाद काफ़ी मीटिंग्स की हैं, और फिर इसके बाद 28 जून 2018 की गाइडलाइंस निकाली हैं। एक लेटर और भी गया था 23 मई 2018 का, ये एनसीटी की तरफ से है, ठीक है। तो काफ़ी लेटर्स एनसीटी और एमएचआरडी के बीच हुए, एनसीटी की मीटिंग्स भी हुई, वो मेरे पास लेटर्स नहीं हैं। तो यानी कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं हुआ है, एक बहुत लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी, और मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पर रिक्वेस्ट करी थी इस आधार पर कि जब आपने बीएड को केवीएस में रिक्रूट मतलब अलाउ कर दिया, तो इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए, पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाए। तो ये चीज़ें दोस्तों हुई हैं। लेकिन यहाँ पर बीटीसी के छात्र अब तक तो बीएड के जो वीडियो है उसको छोड़ के जा चुके होंगे, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है
कि मैं एक ही पक्ष की बात नहीं करता हूं। यहां पर जज साहब ने साफ तौर पर कहा था कि ठीक है, केवीएस के अंदर बीएड को अलाउड किया गया था, लेकिन केवीएस पूरा देश नहीं हो सकता है कि आप केवीएस में हो रही चीजों को पूरे देश में लागू कर दें। यह बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। केवीएस के अंदर दिक्कतें थी, लेकिन पूरे देश के अंदर तो दिक्कतें नहीं थी। पूरे इंडिया के हर एक स्टेट के आधार पर आपको डिसीजन लेना चाहिए था। आपने कौन सा ऐसा सर्वे कर लिया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में है, किसी का कोई नुकसान नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स डीएलएड की कम है, ये आपने कैसे डिटरमिन कर लिया? ये आपने अपने आधार पर फैसला ले लिया है। एनसीटी और एमएचआरडी ने आपस में लेटर को लेन देन करके और ये नियम बना दिया, लेकिन डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी नेसेसिटी क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है? देखा जाए राजस्थान में जैसे है और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट की जो कंडीशंस हैं वो डिफर कर रही हैं, हर जगह पर अलग हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा था और जज साहब साफ तौर पर ये मान रहे थे कि ठीक है, केवीएस के अंदर आपने अलाउ किया, लेकिन हर जगह पर अलाउ क्यों किया? और राजस्थान का जो स्पेशली मुद्दा है, वहां पर डीएलएड कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो डीएलएड कैंडिडेट्स के वहां पर अधिकारों का हनन हो रहा है, ये साफ तौर पर बड़ा मुद्दा उठा था। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जैसे, मध्य प्रदेश, अन्य स्टेट का भी मुद्दा उठाया गया। और साथ ही साथ बीएड के पक्ष में कुछ केरला जैसे जो स्टेट हैं, वहां पर बीएड को बहुत दिनों से, हमेशा से लिया गया है, तो वहां का भी मुद्दा लाया गया। तो ये बहुत पेचीदा मुद्दा है भाई। दोनों ओर से देखा जाए तो वार प्रतिवार जो है जज साहब के बीच में क्वेश्चंस हैं वो भी वाजिब हैं। तो आप देखते हैं कि जज साहब इसमें फाइनल डिसीजन क्या देते हैं। तो डिसीजन बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार 2018 की जब गाइडलाइंस आ गई, उसके बाद जो बीएड कर दिए कैंडिडेट्स, तो उनका क्या होगा, उनकी कौन सी गलती है। और साथ ही साथ उन्होंने इस पर्पज से किया कि भाई अब क्या है, बीएड हम कर लेंगे तो प्राइमरी में भी जाएंगे, अपर में भी जाएंगे, तो कौन ऐसा चाहेगा कि वो बीएड नहीं करेगा? जब आपको ये रहे कि आप प्राइमरी में भी अलाउड हो, आगे की जो टीजीटी पीजीटी है सब में अलाउड हो, तो जो बीएड नहीं भी किया रहा होगा, मान लिया डीएलएड करने के मूड में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ये 100% दोस्तों फैक्ट बात है। अभी भी आज के परिदृश्य में ये बीएड बीटीसी का अगर सुप्रीम कोर्ट में केस ना गया होता, तो मुझे नहीं लगता है डीएलएड में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट्स में लोगों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया था। और इधर कुछ डीएलएड की सीटें खाली जानी कम हुई नहीं, तो पिछले साल, अभी भी इस बार भी लाखों सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर खाली गई हैं। तो ये एक बड़ा विषय वस्तु है और इस पर भी चर्चा हुई है, रिटर्न सबमिशन में भी चीज़ें दी गई हैं। अब देखते हैं फाइनली डिसीजन क्या कुछ आता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आप इन फैक्ट्स, इन चीज़ों के आधार पर किस मुद्दे तक पहुंचते हैं कि किसकी जीत हो रही है, किसका पक्ष मजबूत है, कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।